जी की कविता आगे हम लोग को पढ़ना है। सुमित्रा नंदन पंत, आपने कल हिंदी साहित्य के इतिहास को देखा, 4 कालखंडों में विभाजित था। उसी में से आधुनिक काल में एक छायावाद आप सुनेंगे। उस छायावाद के 4 स्तंभ कवि हैं। जैसे भक्ति काल के 4 स्तंभ है, उसी तरह छायावाद के 4 स्तंभ कवि हैं। चारों के नाम याद कर लें। पूछता है वस्तुनिष्ठ में कभी कभी। प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद, पंत का मतलब सुमित्रानंदन पंत जो ये है, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और वर्मा का मतलब है महादेवी वर्मा। तो छायावाद की एक प्रमुख स्तंभ कवि सुमित्रानंदन पंत की रचना है भारत माता। इसी कविता को हम लोग आज देखेंगे। पंत जी जो है ये 1900 ईस्वी में जन्मे थे, और परम सौभाग्य की बात है कि प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण सुरम्य वातावरण में अल्मोड़ा की नैसर्गिक सुषमा के बीच इनका जन्म हुआ था। प्रकृति की गोद में पले बढ़े। बचपन में ही माँ का निधन हो गया था, तो बचपन में ही माँ के निधन के बाद पिता और दादी की छत्र छाया में पले पंत की काव्य प्रतिभा के पंख अल्मोड़ा की नैसर्गिक सुषमा के बीच खुले थे। बड़े आनंदित ढंग से काव्य लेखन किया था इन्होंने, और इनकी जितनी कविताएं हैं अधिकांश कविताएं प्रकृति को समर्पित है। और प्रकृति की गोद में पले थे तो प्राकृतिक सौंदर्य को खूब लिखा है इन्होंने। बखूबी खूबसूरती के साथ प्रकृति का चित्रण किया है। और भी इनकी कविताएं भविष्य में मौका मिले तो लेकर शौक से पढ़िए, आनंद आएगा। भारत माता कविता हम लोग देखेंगे। भारत माता ग्राम वासिनी कविता पढ़ेंगे, कैसे देख लीजिए। खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, भारत माता ग्राम वासिनी। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिरनीर अवरोधन, युग युग के तम से विषण्ण मन, वह अपने घर में प्रवासिनी, भारत माता ग्राम वासिनी। 30 कोटि संतान नग्नतन, अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी, भारत माता ग्राम वासिनी। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, किताब होगा तो देखेंगे। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु सरदन दुहासिनी, भारत माता ग्राम वासिनी। चिंतित भ्रकुट चित चित्त में रांकित, थोड़ा साहित्यिक ढंग से शब्दावली से सजाया है इन्होंने, तो पढ़ने में भी थोड़ी कठिनाई आप लोगों को पहली बार हो सकती है। चिंतित भ्रकुट चित्त चित्त में रांकित, नमित नयन नभवास पाच्छादित, आन श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान बोध गीता प्रकाशिनी, भारत माता ग्राम वासिनी। सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरती जन मन भय भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासनी, भारत माता ग्राम वासिनी। कह रहे हैं कि भारत माता गांव में निवास करती है। भारत माता ग्राम वासिनी मतलब भारत माता का निवास भारत के गांव में है। ये कविता उस समय लिखी गई थी जब देश अंग्रेजों के अधीन था, गुलाम था, पराधीन था, हम आजाद नहीं हुए थे। उस समय भारत माँ की क्या स्थिति थी, उसी स्थिति का भारत माता का मानवीकरण करते हुए, इस भारत का मानवीकरण करते हुए, भारत को माता के रूप में देखते हुए सुमित्रानंदन पंत ने भारत माता के हृदय की अंतर्वेदना को उल्लिखित किया है अपनी इस कविता में, और भारत माँ की वेदना को अपनी लेखनी से शब्दों में परिणत किया है। देखें कैसी वेदना भारत माँ की इसमें प्रस्फुटित हुई है। कह रहे हैं भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। भारत माता के खेतों में, भारत के खेतों में, भारत के खेत हरे भरे नजर आते हैं, माने भारत के खेतों में हरियाली फैली हुई है। श्यामल माने हरियाली, और धूल भरा मैला सा आंचल, ये भारत के खेतों की हरियाली फैली हुई है, लेकिन भारत माँ का आंचल जो है वो धूल से भरा हुआ है। धूल से भरा हुआ है, मैला हो गया है। ये मैला किया किसने है? भारत माँ के आंचल को मैला किसने किया है? जी, भारत माँ के खेतों में हरियाली फैली है, लेकिन भारत माता का आंचल
गया है, मैला हो गया है दास्ता के कारण, गुलामी के कारण। गंगा यमुना में आंसू जल, भारत माता रो रही है और भारत माँ के आंसू गंगा और यमुना के जल के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। भारत माता कितना रो रही है, उनके आंसू जो है गंगा और यमुना के जल के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, जैसे मिट्टी की कोई प्रतिमा उदास नजर आ रही हो, उस तरह भारत माता उदास नजर आ रही है। आगे कवि कहते हैं कि दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, दैन्य जड़ित गरीबी से व्याकुल, अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषण्ण मन, वह अपने घर में प्रवासिनी, भारत माता ग्राम वासिनी। कह रहे हैं कि इस भारत भूमि पर अंग्रेजों के शासन काल में बहुत सारे दीन जन, पूरे भारतवासी लगभग दीनता के, गरीबी के शिकार हो गए हैं। अधरों में, अधर माने होठ, होठों पर निशब्द रोदन है, नीरव रोदन, चिर नीरव रोदन, ऐसा रोदन जो कब समाप्त होगा कोई ठीक नहीं। और रोदन भी ऐसा है जो निशब्द है, आवाज नहीं निकलती। यानी अंग्रेजों ने भारत को, भारतवासियों को इस तरह से अपनी गुलामी की जंजीर में जकड़कर सताया है, जैसे माँ, कभी कभी आप देखते हैं ना, माँ कभी बच्चों को पीटती है ना, तो पीटेगी भी और रोने भी नहीं देगी, चोटिल भी करती है और रोने से मना भी करती है। वही स्थिति भारतवासियों को हुई है। यहाँ भारतवासी परेशान तो है, पर अपनी वेदना को श्रीमुख से अभिव्यक्त करने के लिए भी मनाही है। उनके अधरों पर नीरव रोदन है, निशब्द रोदन है, और वो कब समाप्त होगा कोई ठीक नहीं। वह अपने घर में प्रवासिनी, वो भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी जैसा महसूस कर रही है। प्रवासिनी का मतलब हुआ विदेशों में रहना। अपने घर में होकर भी भारत माता प्रवासिनी जैसा महसूस कर रही है। ऐसा अंग्रेजों ने भारत को कर रखा है। आगे कवि कहते हैं 30 कोटि संतान नग्न तन। उस समय देश की आबादी 30 करोड़ थी। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धक्षुधित शोषित निरस्त्र जन। कह रहे हैं कि देश की 30 करोड़ जनता नग्न तन है, उन्हें उचित ढंग से पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिल पाते, और अर्धक्षुधित, आधा पेट भोजन करना पड़ता है, भूखे लोग रहते हैं, शोषित है, निरस्त्र जन है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं जिससे वो लड़ाई लड़के अंग्रेजों से लड़ाई जीत सके। मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन, सब मूर्ख बने पड़े हैं, असभ्य, क्योंकि उन लोगों का शासन है, उन लोगों ने कर रखा है। अशिक्षित है, निर्धन है, और नतमस्तक तरुतल निवासनी, सर को झुकाए हुए अंग्रेजों के चरणों में, सर को झुकाए हुए तरुतल निवासिनी, वृक्षों के नीचे निवास करने को मजबूर है। भारतवासियों की यह स्थिति है कि आधा पेट भोजन मिलता, भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं मिल पाते, अंग्रेजों द्वारा शोषित है, लड़ने के लिए हथियार नहीं है, मूर्ख है, असभ्य हो चुके हैं, अशिक्षित हो चुके हैं, गरीब हैं, और वृक्षों के नीचे निवास करने के लिए मजबूर है। ऐसी दुर्दिन स्थिति भारत माता की है। आगे कवि कह रहे हैं कि स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित। स्वर्ण सस्य, ये भारत की भूमि ऐसी है जो अन्न के रूप में सोना उगलती है। अन्न की कीमत सोने से कम नहीं है। अन्न ना हो, भोजन ना हो, तो कोई व्यक्ति इस दुनिया में जीवित नहीं रह पाएगा। तो कवि कह रहा है कि स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, ये भारत माता जो सोने जैसा अन्न उगलती है, अन्न के रूप में सोना उगलती है, उस भारत माता को अंग्रेजों ने पद तल लुंठित, वो भारत माता जो है अंग्रेजों के पद के तल, बड़े पैरों के नीचे लुटी हुई है। यानी अंग्रेजों ने अपने पैरों से रौंद दिया है, बर्बाद कर दिया है। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, भारत माता का वो मन जो धरती जैसा सहिष्णु था। ये धरती बड़ी सहनशील होती है, बहुत सहनशील है।
इसी धरती को कुदाल से कोड़ते हो। सोचो कितनी पीड़ा होती होगी धरती माँ को। कुदाल से कोड़ा, ट्रैक्टर से जोत डाला, फिर मिट्टी को पीट पीट के भुरभुरा कर डाला, धरती माँ को पूरे अच्छे तरह से चोटिल करके और तब उसमें अन्न छिटते हो, तब भी धरती माँ सोना उगलती है और आपके लिए आहार तैयार करके देती है। कितनी सहनशील है। इसी धरती पर लोग स्वच्छता भी रखते हैं, गंदा भी करते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, कोड़ते हैं, घर बनाते हैं, पीटते हैं, जोतते हैं, सब करते हैं और सबको धरती सहिष्णु बन करके सहती है। तो इस भारत माँ का मन जो धरती जैसा सहिष्णु था, वह मन भी आज कुंठित हो गया है। बहुत धैर्यवान व्यक्ति अगर कभी धैर्य खोने लगे तो समझिए कि उसके जीवन में कोई बहुत बड़ी घटना घटित हो रही है, क्योंकि उसे धैर्यवान बने रहने की आदत है और उसका धैर्य अगर टूट रहा है, इसका मतलब कि उसके जीवन में उसके धैर्य से बड़ी कोई घटना घटित हो रही है, तब उसका धैर्य टूटता है। तो धरती माँ जैसा सहिष्णु मन इस भारत माता का है और वह मन भी अंग्रेजों की पीड़ा से, अंग्रेजों के शोषण से व्याकुल होकर वो सहिष्णु मन भी आज कुंठित हो चला है। धरती जैसा सहिष्णु मन भी भारत माता कुंठित है। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, क्रंदन कंपित कांप कांप कर रो रही है अधर मौन स्मित, अधरों की मौन मुस्कान, अधरों की मुस्कान जो है वो मौन हो चुकी है। भारत माता जो मुस्कुराते रहती थी, भारत माता के अधरों की मुस्कुराहट समाप्त हो गई है और आज कांप कांप कर कंपित होकर के रो रही है अंग्रेजों के शोषण के कारण। और ऐसा लग रहा है कि राहुग्रसित शरदिंदु हासिनी इस भारत माता के मुस्कुराहट को कवि कह रहा है, कल्पना किया है कि शरद ऋतु के चांद की जो चांदनी थी वैसी भारत माता की मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा है जैसे शरद ऋतु के चांद को राहु ग्रसित कर लिया हो। भारत माता की उस मुस्कुराहट को राहु का ग्रहण लग गया है। जब चांद पर ग्रहण लग जाता है तो उस ग्रहण से चांद की मुस्कुराहट कम हो जाती है, जो छाया का भाग बनता है वो जो है चांद की चांदनी को कम करता है। तो ऐसा लग रहा है कि भारत माता की मुस्कुराहट पर भी राहु का ग्रहण लग गया है और भारत माता की मुस्कुराहट को राहु ने ग्रसित कर लिया है। हमेशा हंसते रहने वाली भारत माता की होठों की मुस्कुराहट आज मौन हो गई है और कंपित होकर के क्रंदन कर रही है, रो रही। आगे कवि कहते हैं कि चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, चिंतित भ्रिकुटी, भारत माता के भ्रिकुटी ललाट चिंतित नजर आ रहे हैं। किसी किसी का मुखमंडल कभी देख करके ऐसा लग रहा है, जाता है, महसूस हो जाता है कि वो व्यक्ति चिंता में। यही स्थिति कभी भारत माता के भ्रिकुटी को देख करके कह रहा है कि भारत माता के ललाट, भारत माता का चेहरा जो है चिंतित है। और क्षितिज तिमिरांकित, चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित। क्षितिज किसे कहते हैं जानते हो? धरती और आकाश के मिलन स्थल को क्षितिज कहते हैं। आपने देखा है क्षितिज को? कभी खाली जगह में जाना जहां कुछ आसपास में बहुत दूर दूर तक घर ना हो, खेत वगैरह में, और वहां खड़ा होकर के देखोगे ना तो चारों तरफ ऐसा लगेगा कि कुछ दूरी पर जाकर के धरती और आकाश का मिलन हो गया। तो जो जगह आपको यहां से दिखता है ना धरती आकाश का मिलन, वही धरती आकाश का मिलन स्थल क्षितिज है। वो क्षितिज कोई वास्तव में ऐसा जगह नहीं जहां आकाश धरती एक में मिल गए हो, बल्कि वह एक ऐसी कल्पना है जो दूर देखने से आपके मन में बनती है और दिखाई भी ऐसा पड़ता है कि धरती आकाश का मिलन हुआ है। ठीक है, तो क्षितिज जैसे तिमिरांकित हो गया हो, तिमिरांकित, तिमिर माने अंधेरा, अंधेरा के कारण जो है ना क्षितिज जो है अंधकारमय हो गया है। ऐसी स्थिति अंग्रेजों के शोषण के कारण भारत में हो गई है। नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, नमित नयन, आंखें जो है रो रही है, और नभ जो है वाष्पाच्छादित, यानी वाष्प से भारत माता की आंखें ऐसे नमित हो गई हैं जैसे भाप से आकाश जो है, आकाश में वाष्प निकल रहा हो, ऐसा दिख रहा हो। तो वाष्प आकाश में जैसा दिख रहा हो उसी तरह से भारत माता की आंखें जो है नमित हो चुकी है। आनंद श्री छाया शशि उपमित, आनंद, आनंद मतलब माथा, दशानन,
10 आनन वाले। कौन? रावण। आनन श्री छाया शशि उपमित। भारत माँ के आनन की उपमा कवि जो है शशि से देता है। शशि माने चांद। भारत माँ का मुख, भारत माँ का मुखड़ा जो चांद जैसा सुंदर था, खूबसूरत था, जो ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी, जो गीता के ज्ञान का प्रकाश इस पूरी दुनिया में फैलाई थी, जिस भारत ने गीता के ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाया था, वो भारत माता आज जो है मूर्ख प्रतीत होती है। वो भारत के वासी आज मूर्ख प्रतीत हो रहे हैं अंग्रेजों के शोषण के आगे। एक ऐसा समय था जब गीता का ज्ञान पूरे विश्व में हमारे भारत ने प्रकाशित किया था, भारत ने दिया था और गीता के ज्ञान से आलोकित किया था। भारत की देन थी। पूरे दुनिया का विश्व गुरु भारत हुआ करता था। अलग अलग लुटेरे समय समय पर आए, अपनी अपनी हैसियत के अनुसार भारत को लूटा। सबसे अंतिम लुटेरे जो अंग्रेज थे, 200 साल तक उन्होंने भी लूटा। उन्हीं के शासनकाल की ये बात है। तो पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली, गीता के ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली भारत माता आज खुद मूर्ख प्रतीत हो रही है। ऐसा अंग्रेजों ने कर रखा है भारतवासियों को। अंत में कवि एक प्रकाश की किरण देखता है और कहता है कि सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरती जन मन भय भवतम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी। कवि एक प्रकाश की किरण देखता है और ऐसी कल्पना करता है कि हमारा देश आजाद होगा। और आजाद होगा तब की बात बता रहा है कि आज जो है उसका तप और संयम सफल हो गया है। भारत माँ का पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा का अमृत पिला करके देश को आजाद कर रखा है। ऐसी कल्पना की गई है, कवि ने सोचा है। ठीक है। और हरती जन मन भय, ये जो है भारत माता ऐसी हो गई है कि जनता के मन के भय को हर रही है, अब दूर कर रही है। भव तम भ्रम, भव मने संसार और तम का मतलब होता है अंधकार। यह दुनिया जिस भ्रम के अंधकार से प्रभावित है, ये धरती माता जो है जनता के मन को, भारत माता जनता के मन के भय को दूर कर रही है और संसार के तम को, माने इस भारत के अंधकार को भी हर रही है। जग जननी जीवन विकासनी, क्योंकि यह भारत माता जो है जग जननी है, पूरे जीवन की विकासनी है, जीवन का विकास करने वाली है, पूरी दुनिया को आलोकित करने वाली है। तो अब देश हमारा आजाद हो गया है और इस आजाद भारत में भारत माता जो है जनता के मन के भय को दूर करती है और संसार के, मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, भारत के अज्ञान के अंधकार को भी दूर करती है। ये कल्पना सुमित्रा नंदन पंत ने आजादी के पहले कर रखा था। संयोग से उनकी कल्पना, उनका सपना सत्य भी हुआ, देश आजाद भी हुआ। जो अशिक्षित थे वे शिक्षित भी हुए, जहाँ समस्याएं थी उसे दूर भी की गई। प्रयास निरंतर जारी है। तो यहाँ यह कविता भारत माता ग्राम वासिनी विराम लेती